सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पर आपने मेरे साथ मेहनत किया है, जिसको आपने पढ़ा है, उससे किस प्रकार के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं, उनको आप सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। अर्थात करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई है, इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर, और कुछ प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक उनका जवाब दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, हाल के समय में ओकिनावा हवाई बेस चर्चा में बना हुआ था, इसका संबंध निम्न में से किस सागर से है। आपको यह बताना है कि यह जो ओकिनावा एयरबेस है जो कि अभी चर्चा में बना हुआ था, इसका संबंध जो नीचे सागरों के नाम दिए गए हैं उसमें से किससे है। पहला ऑप्शन एलओसी, दूसरा है ईस्ट चाइना सी, तीसरा ऑप्शन है साउथ चाइना सी और डी है ओखोटस्क सी। अब आपको यह बताना है कि आखिर यह जो ओकिनावा एयरबेस है इसका संबंध किससे है। तो आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा अगर मैपिंग के टॉपिक पर आपकी कमांड होगी और साथ ही साथ आपने करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ा होगा। तो अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ओखोटस्क सागर वाला क्षेत्र है ये सबसे उत्तर में है। उससे अगर दक्षिण की ओर आएंगे तो हमें मिलेगा पीला सागर, उसके बाद मिलेगा पूर्व चीन सागर और फिर मिलेगा दक्षिणी चीन सागर। तो इस तरह से अगर ओकिनावा के विषय में हमें पता है तो यह हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो जापान है उसके 4 द्वीप हैं, और 4 द्वीप कौन से हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो जो क्यूशू द्वीप है जो सबसे दक्षिण में है, उसी का एक भाग है ओकिनावा एयरबेस, अर्थात यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। क्यूशू द्वीप की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी जो लोकेशन है ये पास में है ईस्ट चाइना सी अर्थात पूर्वी चीन सागर। और चूंकि इसकी जो लोकेशन है क्यूसी द्वीप पर है और यह ईस्ट चाइना सी पर स्थित है, उसके समीप स्थित है, इसी के कारण चीन और जापान में क्या होता है, हमेशा इसको लेकर तनाव बना रहता है। और यह जो ओकिनावा एयरबेस है इस पर क्या है, अमेरिका के जो एयरफोर्स है उसकी भी यहाँ पर उपस्थिति है, इसके कारण यह तनाव हमेशा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। तो हमने क्या समझा कि जो ओकिनावा एयरबेस है उसका संबंध है ईस्ट चाइना सी से, जो कि यह समीप में स्थित है क्यूशू द्वीप के, और क्यूशू द्वीप क्या है, यह होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू जो 4 जापान के द्वीप हैं उसका भाग है। तो इस तरह से यह हमारा जो पहला प्रश्न है इसका आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ईस्ट चाइना सी अर्थात बी हमारा सही आंसर हो। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, किसी क्षेत्र को एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन अर्थात एडीआईजेड घोषित करने का आशय क्या होता है। हाल ही में ऐसा किया गया था, और हाल में ऐसा क्या किया गया था मैंने आपको बताया था जब इस टॉपिक को मैंने कवर किया था। तो पहला विकल्प है, उस क्षेत्र से कोई लड़ाकू हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। दूसरा विकल्प है, उस क्षेत्र में किसी हवाई जहाज को प्रवेश करने से पूर्व संबंधित सरकार या अथॉरिटी की अनुमति लेनी होती है। सी विकल्प है, इस क्षेत्र में मिसाइल तैनात नहीं किया जा सकता है। डी है, हवाई जहाज या लड़ाकू विमान एक निश्चित ऊंचाई तक ही यहाँ उड़ान भर सकते हैं। तो अब आपको यह बताना है कि यह जो 4 विकल्प हैं इसमें से जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसके संदर्भ में सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी, अर्थात जब कोई देश
किसी सागरीय क्षेत्र को क्या कर देता है, वहां पर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन घोषित कर देता है, तो उसका मतलब यह होता है कि जो भी कोई बाहर का जहाज आएगा या कोई भी प्लेन उधर से अगर गुजरने का प्रयास करेगा तो उस देश या उस सरकार की अथॉरिटी से क्या होगा, परमिशन लेना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कुछ समय पहले ही क्या किया था, चीन ने जो पूर्वी चीन सागर वाला क्षेत्र है उसको क्या कर दिया था, उसके ऊपर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन घोषित किया था और इसको लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि जो भी जहाज इस क्षेत्र से ऊपर की ओर से जाएंगे उनको अनुमति लेनी होगी चीन से। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अर्थात 4 कथन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल इस समय चर्चा में बना भी हुआ है, तो उसी के संदर्भ में आपको क्या बताना है, इन कथनों का चयन करना। पहला कथन, यह एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दूसरा, यह संस्था मानवाधिकार के मुद्दों को उठाती है। तीसरा जो विकल्प है, इस संस्था को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। डी विकल्प है, 1978 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अर्थात आपको यह जो विकल्प दिए हैं इनमें से कोई एक गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका आपको चयन करना है। तो पहला जो विकल्प है, यह एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, यह बिल्कुल सही है। यह मानवाधिकार के मुद्दों को उठाती, ये भी सही है। इस संस्था को 1970 में नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं दिया गया था, यह दिया गया था 1977 में, अर्थात 1977 में। तो इस तरह से यह जो सी विकल्प है गलत हो गया, बाकी 1978 में जो डी विकल्प का उल्लेख किया गया है वो सही है। तो इस तरह से अगर इस संस्था को 1977 यहाँ पे होता तो ये सही होता, चूंकि यहाँ पर 1977 की जगह 1970 लिख दिया गया, ये गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वह है FCRA के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब हमको भी नहीं पता ये FCRA क्या है, लेकिन इसके संदर्भ में आपको क्या करना है, कोई असत्य कथन है इसका चयन करना। पहला, इसका प्रावधान 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। बी विकल्प, इसका उद्देश्य विदेशी फंड के प्रभाव को घरेलू राजनीति में ना होने देना था। सी विकल्प, हाल ही में इसमें संशोधन कर एनजीओ के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वह अपने प्रशासनिक कार्यों में 30% विदेशी फंड का ही प्रयोग कर सकें। यहाँ पर परदेशी की जगह 30% होगा, तो 30% विदेशी फंड का ही प्रयोग कर सकेंगे, इस सी विकल्प कह रहा। डी है, FCRA के तहत राशि प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी होती है। अर्थात अगर कोई आपको FCRA के तहत बड़ी राशि प्राप्त करनी है तो किससे अनुमति लेनी होगी, गृह मंत्रालय से, यह एक स्टेटमेंट कह रहा है। इसमें से अब क्या करना है, आपको असत्य कथन का चयन करना है। आपके लिए आसान होगा। पहले अगर देखें तो इसका जो प्रावधान 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था बिल्कुल सही था। उद्देश्य यही था कि चूंकि विदेश से जब फंड एनजीओ को प्राप्त होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि एनजीओ क्या करते हैं, जिनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है वह देश में जो है कि अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध कोई बाहर से बैठता हुआ व्यक्ति करवा रहा है, और जो बाहर से बैठा हुआ व्यक्ति करवा रहा है वो कौन होता है, जो फंड देता है। तो इस तरह से इसका नियम लाया गया, तो ए और बी विकल्प सही है। हाल ही में इसमें संशोधन किया गया, ये सही है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि हाल ही में संशोधन कर एनजीओ के लिए प्रावधान किया गया वह अपने प्रशासनिक कार्यों में 30% विदेशी फंड का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, 30 नहीं, 20% विदेशी फंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो 30 की जगह अगर 20% होता तो सही होता। और मैंने आपको ये जो टॉपिक किया था कवर, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि पहले क्या होता था, 50% जो एनजीओ है वो 50% फंडिंग, विदेशी फंडिंग का प्रयोग अपने प्रशासनिक कार्यों में कर सकते थे। लेकिन सरकार ने अब नियम लगा दिया है कि नहीं, जो भी विदेशी फंडिंग होगी उसका सिर्फ 20% ही वो क्या कर सकेंगे, वो विदेशी फंड के माध्यम से प्रशासनिक खर्च के रूप में दिखा सकेंगे। तो यह क्या हो गया, आपका सी विकल्प गलत हो गया। डी विकल्प है, FCRA के तहत राशि प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी होती है, लाइसेंस लेना होता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें यह आपके प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर हुआ है, भारत की निजी कंपनियों द्वारा डिफेंस सेक्टर में निवेश क्यों नहीं किया जाता है, यह आपको बताना है। पहला कथन, निवेशित पूंजी पर रिटर्न लंबे समय पर मिलता है।
ध्यान दीजिए, पहला कथन क्या कह रहा है, निवेशित पूंजी पर रिटर्न लंबे समय में मिलता है। दूसरा कथन, निवेशित पूंजी पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तीसरा कथन, इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा, इस सेक्टर में कुछ भारतीय कंपनियों की मोनोपोली है, इसके वजह से अन्य कंपनियां प्रवेश नहीं करती, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो ये चार कथन हैं। इन चारों कथनों में से अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन या कथनों का आपको चयन करना है। तो यह बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए कि देखिए इसमें सी और जो डी विकल्प है वो एक जैसे हैं, अर्थात केवल तीन जो लिखा है, तो सी विकल्प होगा केवल 3 और डी जो विकल्प होगा वो केवल 4 होगा। तो अब डी विकल्प को क्या पढ़ना है, केवल 4। तो अब इसके आधार पर आपको बताना है कि आखिर कौन से कथन गलत हैं। एक बार पहले फिर से आप इनके कथनों को देख लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके अगर हम बात करें तो इसमें कहा यह जा रहा है कि भारत की निजी कंपनियों द्वारा डिफेंस सेक्टर में निवेश क्यों नहीं किया जाता, इसके कुछ 4 कारण बताए गए। तो पहला जो कथन है कि निवेशित पूंजी पर रिटर्न लंबे समय में मिलता है, बिल्कुल सही। आपको पता है, आपको अगर मान लीजिए टैंक बनाना है तो टैंक 2 दिन 4 दिन में नहीं बन जाएगा, आपको रिसर्च करना होगा, काफ़ी जो है कि तकनीकी कार्य करना होगा, उसके बाद आप बना। तो जो भी पूंजी लगाएंगे वो लंबे समय तक उसमें फंस जाती है, ये सही बात है। दूसरा, निवेशित पूंजी पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती, बिल्कुल सही है। मान लेते हैं आपने फिर से एक टैंक का निर्माण किया और टैंक का निर्माण करने में लगभग 10 वर्ष का समय लगता है। 10 वर्ष में जब आप टैंक बनाकर तैयार हुए तब तक पता चला कि जनरेशन या तकनीकी में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है कि आपके टैंक बने तो रखे हैं लेकिन अब उनको चला नहीं सकते, उनको बेच नहीं सकते, वो खड़े हैं देखने के लिए एज ए म्यूजियम के टाइप में। क्यों? क्योंकि अब जो दुनिया खरीदेगी वो नई तकनीकी के टैंक खरीदेगी और आपकी तकनीकी उसमें फेल हो रही है। तो इस तरह से इसमें जो निवेश आप करते हैं उसमें गारंटी नहीं होती, बिल्कुल सही। तीसरा, इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता, बिल्कुल। टैंक बनाना है आपको, मिसाइल बनाना है या कुछ भी ऐसे हथियार, फाइटर जेट वगैरह बनाने हैं, आपने देखा होगा ये छोटी मोटी इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं, तो बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती। ये भी एक कारण है कि भारत के अधिकांश लोग इसमें से थोड़ा सा पूंजी लगाने से बचते हैं, क्योंकि पूंजी तो मान लीजिए भारी लगाने की हिम्मत कर लें लेकिन इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है, लंबे समय तक पूंजी फंस जाती है। चौथा, इसमें इस सेक्टर में कुछ भारतीय कंपनियों की मोनोपोली, जी नहीं, भारतीय कंपनियों की कोई मोनोपोली इसमें नहीं है, क्योंकि भारत में जैसे लार्सन एंड टब्रो है, कुछ 2 ही 3-4 कंपनियां हैं, गिनी चुनी हैं, लेकिन उनका भी इतना बड़ा आकार नहीं है कि कोई यहाँ पर नई कंपनी स्टार्ट करे तो उनके आगे फाइट नहीं कर सकते। मेन जो प्रतिस्पर्धा वो वैश्विक है, ना कि भारतीय। तो इस तरह से इसमें जो है कि चौथा जो विकल्प है सिर्फ यह गलत है और हमको क्या करना था, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन या कथनों का चयन करना था। तो हमारा जो डी विकल्प है जिसको हमने करेक्ट किया था कि केवल 4, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है आपको, कीजिए। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पहली बार वर्ष 2002 में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा, भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में अब से पहले अंतिम बार 2016 में संशोधन किया गया था। तीसरा, भारत की रक्षा खरीद की जिम्मेदारी रक्षा अधिग्रहण परिषद की होती है। चौथा, भारत की रक्षा खरीद संबंधी बैठक का नेतृत्व गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। अब आपको यह बताना है कि यह जो इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, गलत है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एक एक करके हम देखें। तो पहला जो है कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पहली बार हमारे पास जो लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में लाई गई थी, बिल्कुल सही है। और इससे 1 साल पहले ही आपको पता है कि जो रक्षा अधिग्रहण परिषद बना था, जो कि रक्षा अधिग्रहण परिषद जो कि क्या करता है, इसको खरीद करता है रक्षा उपकरणों का, वो बना था वर्ष 2001 में और रक्षा अधिग्रहण परिषद 2002 में प्रक्रिया जो थी वो लाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो विकल्प, भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में अब से पहले, चूंकि अभी संशोधन किया गया, इससे पहले वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था, बिल्कुल सही। सी है कि भारत की रक्षा खरीद की जिम्मेदारी रक्षा अधिग्रहण परिषद की होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी जो नेतृत्व करता है वह गृह मंत्री नहीं करता, वो रक्षा मंत्री करता है। अर्थात भारत की जो रक्षा खरीद की जिम्मेदारी जिस रक्षा अधिग्रहण परिषद को दी गई है उसका नेतृत्व करता है रक्षा मंत्री करता है। तो इस तरह से ए बी सी विकल्प सही है, डी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री की जगह गृह मंत्री लिखा हुआ।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही इस पर हमने वीडियो कवर किया था और जितने टॉपिक हैं आपको एक हफ्ते के टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि हमने इसका नाम ही रखा साप्ताहिक एमसीक्यू। तो इस सप्ताह में जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हमने कवर किए उसी से प्रश्न बने हैं। तो देखिए, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। पहला, यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुका है। दूसरा, इसमें रक्षा उपकरण को लीज पर लेने की भी बात की गई है। सी, ऑफसेट के नियमों को कड़ा किया गया है। डी, भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए कुछ सामान या रक्षा उपकरण आरक्षित रखे जाएंगे। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के संदर्भ में असत्य है। तो इसमें जो सी विकल्प है कि ऑफसेट के नियमों को कड़ा किया गया है, नहीं, ये गलत है। ऑफसेट के नियमों से तात्पर्य क्या होता है कि जब हम किसी देश से क्या करते हैं, कोई रक्षा उपकरण खरीदते हैं, तो उससे के साथ हम कहते हैं कि देखो, हमसे पैसे 2-4 तुम भले ज़्यादा ले लो लेकिन हमें कुछ तकनीकी दे दो, या फिर आप ऐसा करो कि जो भी सामान, जैसे मान लीजिए आप मशीन गन बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, तो उसको बनाने का कारखाना भारत में खोल दो। इससे क्या हो, भारत में भी रक्षा उद्योग विकसित हो चुके। तो इस तरह से ऑफसेट के जो नियम है उनको कड़ा नहीं किया गया है बल्कि शिथिल किया गया है। तो इस तरह से जो सी विकल्प है गलत है और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार की आलोचना हो रही थी। कई समीक्षक, कई आलोचक कह रहे थे कि ऑफसेट के नियम रहने चाहिए। हालांकि ऑफसेट के नियमों पर मैंने डिटेल में आपसे बात की है, मैंने बताया है इसकी लिमिटेशन क्या कहते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो है, नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। फिर से उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पहला, इस नीति में रक्षा उपकरणों को ही शामिल किया जाएगा। साइबर सुरक्षा के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बी विकल्प, रक्षा खरीद के संदर्भ में 15 वर्षीय नीति के स्थान पर 10 वर्षीय नीति का प्रावधान किया गया है। सी विकल्प, रक्षा उपकरणों के मूल्यांकन की नीति को वैश्विक बनाने की बात की गई है। डी विकल्प, इसमें एक नया मूल्य बदलाव खंड शामिल किया है जिससे समझौते और आपूर्ति के बीच होने वाले मूल्य बदलाव को कम या न्यूनतम किया जा सके। तो अब देखिए, मैं फिर से आपको ऊपर से दिखा रहा हूं, अब सभी विकल्प देख लीजिए और क्या करना है हमको, नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। तो पहले एक एक करके हम कथनों का पर विचार करें तो इसमें कहा गया है कि साइबर सुरक्षा के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी बात नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अब हम न सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदेंगे बल्कि साइबर सुरक्षा के लिए भी हम प्रयास करेंगे, अर्थात जो हमारी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया होगी उसमें साइबर सुरक्षा के इनपुट्स और उसके लिए जो हमें सामानों की जरूरत होगी वो भी हम खरीदेंगे। तो पहला विकल्प क्या है, गलत है। बाकी जितने विकल्प लिखे हैं बी सी डी वो सब सही है, इसलिए हमें असत्य कथन ढूंढना था, पहला ही कथन हमारा असत्य मिल गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑफसेट नीति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प, अब ऑफसेट की नीति गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और सिंगल वेंडर के संदर्भ में लागू नहीं होगी। दूसरा, हाल ही में ऑफसेट की नीति में किए गए बदलाव भूतलक्षी अर्थात रिट्रोस्पेक्टिव भी होंगे। तीसरा विकल्प, कैग ने हाल ही में कहा था कि ऑफसेट की नीति का भारत को कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। डी, ऑफसेट की नीति में किए गए बदलाव से रक्षा प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होगी। अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑफसेट की नीति के संदर्भ में असत्य है अर्थात गलत है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो पहला जो विकल्प है कि ऑफसेट की नीति गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और सिंगल वेंडर के संदर्भ में लागू नहीं होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह कहा गया है कि यह रिट्रोस्पेक्टिव भी होगा। जी नहीं, यह रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा अर्थात भूतलक्षी नहीं होगा, बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा अर्थात भविष्यलक्षी होगा। इसका मतलब है कि ये जो ऑफसेट की नीति में परिवर्तन किया गया है तो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले समय
समय में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इसको रिट्रोस्पेक्टिव भी दिखाया गया है, गलत है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बात की गई। ये कहा गया कि भविष्य में जो हम समझौते करेंगे उसमें ऑफसेट की पॉलिसी में परिवर्तन होगा। तो बी विकल्प क्या है, हमको गलत ढूंढना था, वो मिल चुका है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल के समय में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, दोनों के मध्य इस विवाद के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पहला, कैस्पियन सागर के तेल समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा। दूसरा, आर्मेनिया की प्रमुख नदी एरेक्स पर बांध निर्माण और जल रोकना। तीसरा, अजरबैजान द्वारा आर्मेनिया की सीमा पर प्राकृतिक गैस का खनन। डी है, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर नियंत्रण। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल में चल रहे युद्ध जैसे हालात के लिए कारण है? तो इसमें कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा डी, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। इसका पूरा इतिहास मैंने भूगोल आपको बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, नमामि गंगे परियोजना हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी, इसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए, पहला कथन, इसका प्रारंभ वर्ष 2016 में गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। दूसरा, यह परियोजना 5 राज्यों में लागू की जा रही है। तीसरा जो विकल्प है, इसे विश्व बैंक द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। डी, इसके तहत न सिर्फ गंगा को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि उसकी सहायक नदियों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। तो अब आपको बताना है कि नमामि गंगे के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नमामि गंगे का जो परियोजना थी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसके तहत कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया था, तो उस पर मैंने टॉपिक कवर किया था। तो मैंने आपको बताया था इसको प्रारंभ किया गया था 2014 में, क्योंकि जो नई सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनकर, उसने कहा कि हम गंगा को लेकर क्या है प्रतिबद्ध हैं, उसकी साफ सफाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं, और उसी में ये जो है कि परियोजना को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 में। बाकी जितने विकल्प हैं सब सही। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, पिछले साल अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इसका संबंध निम्न में से किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से, यह आपको बताना है। पहला विकल्प है एमएसपी, दूसरा है श्रम कानून, तीसरा है रक्षा खरीद प्रक्रिया, चौथा एपीएमसी मंडी। तो आपको बताना है कि ये जो अपूर्वा चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसका जो गठन किया गया था, उसके किसके संदर्भ में था। तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो रक्षा खरीद प्रक्रिया से है। तो अगर आपने इसको नोट किया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए आसान था। एमएसपी, श्रम कानून और एपीएमसी मंडी से इसका कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत के औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। कोई असत्य कथन है, इसका आपको चयन करना है, और भारत का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक सेक्टर के संदर्भ में सभी विकल्प दिए गए हैं। पहला, कि 1948 की औद्योगिक नीति में सरकार की भूमिका एक उद्यमी और प्राधिकारी के रूप में तय की गई। दूसरा, 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और उद्योगों की एक श्रेणी सिर्फ राज्य के निवेश के लिए खुली थी। तीसरा, निजी क्षेत्र ने भारी उद्योगों में निवेश करना तब प्रारंभ किया जब सरकार ने उनके रिटर्न पर गारंटी देना प्रारंभ किया, अर्थात वो जो निवेश लगाते थे उसके उस पर रिटर्न मिलेगा, इसकी गारंटी देना जब सरकार ने प्रारंभ किया, तब निजी क्षेत्रों ने भारी उद्योगों में निवेश करना प्रारंभ किया। डी, कमजोर प्रबंधन, गैर पेशेवर नजरिया, अनावश्यक खर्चा, लाल पिताशाही की प्रवृत्ति के कारण औद्योगिक सेक्टर का विकास नहीं हो पाया। अब आपको यह बताना है कि आखिर कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो सी विकल्प है कि निजी क्षेत्र ने भारी उद्योगों में निवेश करना तब प्रारंभ किया जब सरकार ने उनके रिटर्न पर गारंटी देना प्रारंभ किया, ये गलत है, ऐसा नहीं किया गया था। हुआ क्या था कि जब 1948 के बाद हमने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई तो उसमें यह कहा गया कि सरकार क्या करेगी, जो बड़े और भारी उद्योग हैं उसमें निवेश करेगी। धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी बड़ा जब निवेश उसमें कर दिया, और जब उसमें से जो आउटपुट है वह लगा कि अब निजी क्षेत्र का पैसा निकल सकता है, तो निजी क्षेत्र ने खुद से अपनी तरफ से निवेश करना प्रारंभ किया, ना कि सरकार ने कहा कि हम आपको गारंटी दें। सरकार ने पहले से बहुत से काम करके उनके लिए एक अच्छा फील्ड तैयार कर दिया, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और उसके बाद से ही क्या हुआ, निजी क्षेत्र ने आपको लगा कि अब हम अगर निवेश इसमें करते हैं तो हमको रिटर्न मिलेगा, इस आधार पर क्या हुआ, निजी क्षेत्र ने निवेश किया। तो सी विकल्प गलत है, बाकी आपका सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
विनिवेश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इसका प्रारंभ में एलपीजी मॉडल को अपनाने के साथ हुआ। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका प्रारंभ भारत में एलपीजी मॉडल को अपनाने के साथ हुआ था। दूसरा, जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति में विनिवेश की रणनीति को स्वीकार कर लिया गया था। तीसरा, सरकारी उपक्रम में से सरकार जब अपनी कुछ हिस्सेदारी, यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा, कुछ हिस्सेदारी बेचती है तो ये विनिवेश कहलाता है। अब क्या करना, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन के कूट का आपको चयन करना है। अर्थात कोई एक हो सकता है कि इसमें से कुछ असत्य कथन हो, उनका आपको चयन करना। एक एक करके बात करेंगे। पहला कथन कहता है इसका प्रारंभ भारत में एलपीजी मॉडल को अपनाने के साथ इसका प्रारंभ हुआ था भारत में, तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है, आपको पता है 1990 का जो दशक का प्रारंभिक वर्ष है, उसी में हमने क्या किया था, एलपीजी का मॉडल अपनाया था। अर्थात हमने का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो पॉलिसी थी उसी को हम शॉर्ट में एलपीजी बोलते हैं। तो ये मॉडल हमने अपनाया था और इसी मॉडल के तहत हमने जुलाई 1991 की जो औद्योगिक नीति अपनाई थी उसमें हमने विनिवेश को भी शामिल किया था। और विनिवेश का मतलब यही है कि कोई सरकारी उपक्रम में जब सरकार क्या करती है, अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है, लेकिन इतनी हिस्सेदारी जरूर अपने पास रखती है जिससे उसके पास स्वामित्व बना रहे। तो इस तरह से जो तीनों स्टेटमेंट है सही है। हमें क्या करना था, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन के कूट का चयन करना था। कोई असत्य कथन नहीं हो, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। विनिवेश के संदर्भ में फिर से असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, विनिवेश की नीति के संदर्भ में विचार करने के लिए 1993 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। दूसरा, वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्ण के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। सी विकल्प है कि वर्ष 2008 में राष्ट्रीय निवेश कोष स्थापित किया गया था। और डी विकल्प है वर्ष 2014 में नई विनिवेश नीति को सामने लाया गया था। तो अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वह गलत है। एक एक करके हम कथनों पर विचार करें कि 1993 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। 1996 में जीवी रामकृष्ण के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया, भी सही है। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय निवेश कोष नहीं बनाया गया था, वर्ष 2005 में बनाया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष का मतलब ऐसा कोष है जिसमें हम विनिवेश से प्राप्त करके पैसा रखेंगे और उसको फिर जो है कि जो हमारे सरकारी उद्यम जो अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, जिनमें लाभ की कंडीशन, उसमें हम निवेश करेंगे। तो इस तरह से जो वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष स्थापित किया गया था उसके संदर्भ में कहा गया है 2008 में किया गया था। सी विकल्प जो है कि गलत है। बाकी ये डी विकल्प सही है कि वर्ष 2014 में नई विनिवेश नीति को हम सामने लेके आए जिससे हम विनिवेश की प्रक्रिया को बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। आई होप आपने जो है कि इसको सही से सॉल्व किया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।